शुक्रवार को बहुत बड़ी एक डील होने वाली है। हालांकि डील पर डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं और महज औपचारिकता बाकी है, लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच अब ईरान का कहना है कि ये बहुत बड़ी जीत हमारे लिए, हमने दुश्मन को हरा दिया और आखिर दुश्मन ने सरेंडर कर दिया है। तो वहीं 300 अरब डॉलर की जो बात कही थी उस पर अब यू टर्न अमेरिका ने ले लिया है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई बात पहले नहीं हुई थी। हालांकि अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पीस डील के बाद क्या हालात सुधरेंगे, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल पीयूष अग्रवाल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे इन तमाम पहलुओं को लेकर और जानेंगे कि डील के साथ साथ ईरान की निगरानी क्या अमेरिका करेगा और इस डील के हो जाने के बाद किस तरह के हालात बनेंगे न सिर्फ ईरान में बल्कि इजराइल में और तमाम देशों में। हमारे साथ पीयूष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, सबसे पहले तो सवाल आपसे यही कि कल से लगातार इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जीत किसकी होगी, और अब ईरान ने कहा कि जीत तो हमारी हो रही है और जो दुश्मन देश थे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। आपको क्या लगता है किसकी जीत हुई है इसमें? पूरे मसले में आज 108वां दिन युद्ध के समाप्त हो चुके हैं और हमारे हिंदू धर्म में 108 की बहुत पॉजिटिव पावर मानी जाती है कि 108 एक अच्छा शुभ अंक है। और इस 108वें दिन के बाद वहां पर डील का एक आसार नजर आया है। मैं कहूंगा जीत तो किसी की भी नहीं हुई है, ना ईरान की जीत हुई है ना अमेरिका की। युद्ध में कोई नहीं जीतता है, लेकिन हाँ पलड़ा जो है पलड़ा ईरान का भारी रहा। ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को मोर और लेस कहें तो घुटने पे टिका दिया। अब बात करेंगे कि ये आगे कैसे इसमें और पहले और आगे क्या। जो ये डील है ये सिर्फ एक शुरुआत है, डील कोई एक एंड गेम नहीं है। देखिए डील से पहले, युद्ध से पहले 28 फरवरी से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, सब कुछ ठीक था। डील के बाद भी वही सिचुएशन आने की उम्मीद है, लेकिन वैश्विक मंदी का दौर आएगा और वैश्विक मंदी का दौर में खास तौर पर यूरोप बहुत इंपैक्टेड है। और G7 समिट जो चल रहा है, जिसके लिए 2 घंटे पहले या 4 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं, उस G7 के 4 मेंबर यूरोप के हैं और चारों मेंबर आज की तारीख में अमेरिका से खफा हैं। और इस पूरे उसमें देखें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने नजर आता है क्रेडिबिलिटी का। किसी भी डील में या कहीं पर भी हम कोई भी बिजनेस डील करते हैं या कोई भी समझौता या कुछ भी किसी के साथ करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो है क्रेडिबिलिटी का। और आज हम बात करेंगे क्रेडिबिलिटी की कि अमेरिका की कितनी क्रेडिबिलिटी है, ट्रंप की क्या क्रेडिबिलिटी रही, और यहां तक कि इस डील जो अभी ये डील हो रही है, इससे पहले भी डील और मध्यस्थता की बात करी थी पाकिस्तान के साथ, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो जग जाहिर है क्रेडिबिलिटी एक बहुत मेजर फैक्टर रहा है इस पूरे डील को लेकर दुनिया भर के सामने, और ट्रंप के रवैये को लेकर, क्योंकि ट्रंप का रवैया आज कुछ होता है कल कुछ होता है। अभी आपने ही बताया 300 बिलियन डॉलर की बात, और अचानक अमेरिका यू टर्न मार के कहता है कि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं करी। तो यू टर्न्स की वजह से अमेरिका की क्रेडिबिलिटी आज जीरो है। आज G7 में जा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जिनेवा में 20 से 30,000 लोग सड़कों पर उतर के आए। सुंदर पिचई के एक भाषण में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीपल वॉकड आउट, लोग बाहर निकले हैं। सुंदर पिचई जो कि नॉन पॉलिटिकल आदमी है, गूगल के सीईओ हैं, उनके भाषण को लोग सुनने को तैयार नहीं थे कि गाजा को लेकर। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि अमेरिका को लेकर दुनिया में संशय पैदा हो चुका है। अमेरिका को आज की तारीख में कोई एक बहुत क्रेडिबल पार्टनर नहीं मान रहा है G7 जैसे उसमें। और G7 की अगर बात करें तो G7 में अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एशिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एशिया का रिप्रेजेंटेशन होता था रशिया के माध्यम से, क्योंकि 2014 में उनको हटा दिया गया था। तो यूरोप का 4 देश, एक कनाडा जो कि अमेरिका के साथ उनके रवैये की वजह से, ट्रंप के रवैये की वजह से कि उन्होंने 51st स्टेट वगैरह का स्टेटमेंट दिया था, तो कनाडा भी बहुत खुश नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप खुश नहीं है। तो वो बड़ी खुशी से आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं G7 में आकर,
लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्रेडिबिलिटी का रहेगा। बिल्कुल। और डील तो एक शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है, कैसे वैश्विक संतुलन बनता है। जी मोनिका जी। बिल्कुल ठीक कहा पीयूष जी आपने। प्रोफेसर मनोज, पीयूष जी ने जिस बात का जिक्र किया कि आखिर भरोसा क्यों किया जाए, किस तरह किया जाए, क्योंकि कई ऐसे बयान भी आए ट्रंप के हालिया में जिसमें वो बोलने के बाद साफ इनकार करते या उससे यू टर्न लेते नजर आए हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि यदि डील से पीछे हटता है ईरान तो हम वहीं पर ईरान को लाकर खड़ा कर देंगे जहां से हमने निकाला है, यानी कि स्थिति एक बार फिर से वो हो सकती है। अब जब बातचीत हो चुकी है, डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं, महज औपचारिकता बाकी है, और इस स्टेज पर आकर इस तरह का बयान देना क्या मायने हैं इसके? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो ये हम सब देख रहे हैं कि ट्रंप ने पूरे अमेरिका का एक तरीके से मजाक बना के रखा है। और देखिए, नो डाउट अमेरिका एक विश्व का सबसे मतलब हम समझ सकते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो या डिफेंस के मामले हो या टेक्नोलॉजी के मामले में हो, वो एक उसका एक पोजीशन था पूरे वैश्विक राजनीति में। लेकिन आप देख सकते हैं ट्रंप 2.0 के आने के बाद से जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ट्रंप उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होने के नाते उन्होंने पूरे अमेरिका सिटीजन्स को एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एक बनी बनाई जो एक लिगेसी थी, उसका जो एक ट्रस्ट था, उसको भी ब्रेक करने में ट्रंप कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से अभी पीयूष जी बता रहे थे कि 108 दिन पूरा होने के बावजूद आज फिर से ईरान को धमकी देना और एक तरफ दूसरी तरफ डील की बात करना, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल के तरफ लेके जा रहा है पूरे वेस्ट एशिया क्राइसिस को। क्योंकि देखिए, अगर 108 दिन पहले की स्थिति को देख लीजिए तो उस समय भी इन दोनों का, चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, इन दोनों ने मिलकर जो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी चलाया, उसका जो मोटिव था, जो उसका एजेंडा था, वो क्या था। और आज 108 दिन बाद इस पूरे वर्ल्ड को वैश्विक आर्थिक मंदी में ढकेल के, पूरे यूरोप के साथ अपने आप को डिस्कनेक्ट करके, भारत और खास करके साउथ एशिया रीजन में जिस तरीके से इस क्राइसिस का, इसके चलते जो क्राइसिस उत्पन्न हो रही है, मिडिल ईस्ट जैसे देश जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जाने जाते थे, वो हमेशा अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करते थे, आज वो सब जगह पे अमेरिका अपनी विशेष करके ट्रंप की नीतियों के चलते डिटोरिएट कर रहा है। और आज भी आप देख सकती हैं कि 108 दिन पूरा होने के बाद कहीं से भी कोई चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर 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 ये शांति वार्ता की जो बात हो रही है, अगर आप देख ली तो ईरान की बढ़त आज भी है। आज भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, और उतना ही नहीं, आप देख सकती हैं कि अमेरिका के हर डिफेंस को जवाब ईरान ने दिया है और मजबूती से दिया है। और आप समझ सकती हैं कि अमेरिका जैसा देश जो कि अपने आप को टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामले में जिस तरीके से प्रोजेक्ट करता है, वो शायद यहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिखी। नो डाउट जब दो देश आपस में युद्ध लड़ते हैं तो नुकसान तो होना तय है। इसमें अमेरिका का भी नुकसान हुआ है, ईरान का भी नुकसान हुआ है। लेकिन युद्ध के बाद से, 108 दिन के युद्ध के बाद से, 40 दिन युद्ध चला और उसके बाद से लगभग 65 दिन जो युद्ध विराम रहा। लेकिन आप समझ सकती हैं कि युद्ध विराम सिर्फ कहने के लिए था। इसमें इजराइल ईरान के जितने प्रॉक्सी थे उस पर अटैक करते रहा और आज भी अटैक कर रहा है। आप समझ सकती हैं ईरान ने भी अमेरिकन जो बेस थे मिडिल ईस्ट में, जो अरब देशों में, उनके ऊपर भी अटैक किया। तो ये कहना है कि पूर्ण रूप से शांति विराम था, ऐसा था नहीं। इन लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार से जहां जिसको जरूरत पड़ा उस हिसाब से अटैक किया। और आज जब ये शांति वार्ता की बात हो रही है, डील की बात हो रही है, तो अगर वो डील के आप 14 जो सूत्र हैं, जो उसके एजेंडे हैं, जिसके आधार पर बातचीत करने की जो जेनेवा में 19 जून को होना है, मुझे लगता है कि उसमें से कहीं भी उस चीज को अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर को लेकर, अभी तक उसका ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो अगर कुछ होता भी है तो 60 डेज के बाद उस पर हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, अगर आप देख लीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात हो रही है कि ओपन कर देंगे, तो पहले भी खुला हुआ था। लेकिन जिस तरीके से उसको नाकेबंदी किया गया अमेरिका के द्वारा, नेवी उसके ने जिसे सील्ड किया, और उसके चलते पूरा वैश्विक अर्थव्यवस्था और खास करके एनर्जी का संकट हम सबको देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर ट्रंप फिर से वो बोल रहे हैं कि क्योंकि ईरान ने शुरू से कहते आ रहा है कि ये वार्ता तभी सफल होगी जब हमारे जितने प्रॉक्सी हैं और खास करके उसका जो आने वाला जो समय है उसमें किस तरीके का अप्रोच होगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की जो मजबूरी है बेसिकली वो बहुत हारी में है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वहाँ उनको जवाब देना होगा सीनेट में, संसद में, अपने पॉलिटिकल पार्टीज को। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चाहे सीनेट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो हर जगह से घरेलू स्तर पर घिरते जा रहे हैं। और शायद इसीलिए वो अपने आप को
वहां से एग्जिट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं मोनिका जी कि बिना इस पूरे समझौता में इजराइल मिसिंग है, और आप समझ सकती हैं कि इजराइल का मिसिंग होना, इजराइल का इस समझौते में शामिल नहीं होना, और अभी इजराइल के रक्षा मंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इजराइल अपने एजेंडे से, अपने ऑब्जेक्टिव से, अपने गोल से कहीं पीछे नहीं हटेगा। इजराइल इज ए नॉट ए बनाना रिपब्लिक, कोई बनाना रिपब्लिक स्टेट नहीं है, उसका एक अपनी सॉवरेनिटी है, उसकी एक संप्रभुता, वो एक देश है, और वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा फाइट करेगा। और शायद मुझे लगता है कि इस स्थिति में ये वार्ता कहीं से पूर्ण होते हुए नहीं दिख रही है। ठीक है, अभी फिलहाल में जिस तरीके की जो घटनाएं निकल के आ रही हैं उसमें अमेरिका आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे आप समझ सकती हैं कि अमेरिका इस युद्ध में आने के पहले जो उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो कहीं से पूर्ति होते हुए नहीं देख रहे, और शायद इसीलिए ट्रंप पूरे वैश्विक राजनीति से कॉर्नर होते जा रहे हैं। और जो एक जो आर्थिक मंदी जो विश्व की तरफ जा रहा है, उसका अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है तो ट्रंप को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे एरिया में जो ब्लॉकेज किया, इस पूरे एरिया में जो एक अस्थिरता फैलाई, और आज फाइनली एट द एंड ऑफ डे ईरान अपने उन सारे एजेंडे को लेकर, अगर हम IRGC की बात कर लें, रिजीम चेंज की बात कर लें, रेडिकलाइजेशन की बात कर लें, तो मैं जो देख रहा हूं ईरान में इस युद्ध के बाद से वहां के लोग यूनाइट हो गए हैं, और ईरान एक तरीके से बिल्कुल खड़ा है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी देश जब तक जनता का सपोर्ट नहीं होता है तब तक शायद आप युद्ध में आप विक्ट्री नहीं कर सकते। और शायद यही कारण है कि अमेरिका जैसा देश, जहाँ पे उसको जो वहाँ की जनता है वो समर्थन नहीं दे रही है, और इसीलिए शायद वो अपने आप को पीछे हटा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि आने वाले समय में क्या होगा। तो ये जो 19 जून के बाद की क्या जो घटनाएं निकल के आती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शांति विराम को कायम करने के लिए। और आप देखिए जिस तरीके से 300 बिलियन की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि ईरान शुरू से कहते आ रहा है कि हमारे जो भी नुकसान हुए हैं, जो हमारे एसेट्स इस युद्ध में जो नुकसान किए गए, उसको पुनर्निर्माण के लिए हमें पैसा चाहिए। उतना ही नहीं, उसके जितने भी जो फ्रीज्ड एसेट्स है उसको भी ओपन करने की बात को रख रहा है। तीसरा, वो न्यूक्लियर पे कोई बात करना नहीं चाह रहा है, जबकि इजराइल का बिल्कुल वन सिंगल एजेंडा है कि जब तक न्यूक्लियर को हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे ईरान के द्वारा, क्योंकि दोनों को सर्वाइवल की लड़ाई है। क्योंकि आप देखिए तो इनका हिस्टोरिकल एक घटना है कि दोनों का एग्जिस्टेंस एक दूसरे से टिका हुआ है। ईरान इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है, इजराइल ईरान को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मिडिल ईस्ट में आने वाले समय में अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर वहां पे खड़ा होगा, वो चाहे गल्फ के देशों या मिडिल ईस्ट के, और इवन इजराइल और अमेरिका के बीच में। आप देखिए युद्ध में जाने के पहले अमेरिका और इजराइल दोनों मिल के गए, लेकिन आज अभी वार्ता जब हो रही है 108 दिन के बाद से, तो आप देखिए इसमें से इजराइल और अमेरिका के बीच में एनिमिटी दिख रही है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है, और अमेरिका ईरान की तरफ। और अमेरिका ने पहले ही जेडी वेंस का नाम जाहिर किया था, लेकिन ईरान ने बहुत वक्त लगाया ये बताने में कि ईरान की तरफ से वहां पर कौन पहुंचेगा। पीयूष जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हाल ही में जब बयान दिया तो ईरान की तरफ से कहा गया कि जो भी हुआ उन सब चीज़ों को याद रखा जाएगा, हम कभी नहीं भूलेंगे। एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें जो वहाँ पे मासूम बच्चे थे, जब बम गिरा वहाँ पर और स्कूल में तबाही हुई तो कई बच्चों की जान चली गई, और उन बच्चों का रोता हुआ वीडियो भी अब जारी किया गया है। क्या लगता है आपको, इन तमाम चीज़ों के बाद क्या जो जख्म ईरान को लगे हैं, ईरान ये कहना चाहता है कि वो कभी भूलेगा नहीं, और यदि आप जख्मों को याद रखते हैं यानी कि आप दुश्मन को भी याद रखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा मोनिका जी। दुनिया पिछले कुछ वर्षों में, खास तौर पर पिछले 5-7 वर्षों में बहुत सारी तबाही देख चुकी है, और दुनिया और देश, सभी देश चाहते हैं कि कुछ वक्त सुकून का, शांति का पृथ्वी पर आए। कोरोना के बाद से आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला है, इजराइल और गाजा का चला है, फिर गाजा के बाद बढ़ते बढ़ते वो लेबनान और देशों में पहुंचा, सीरिया में हलचल हुई, फिर ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये युद्ध। तो लगातार दुनिया चाहती है कि कहीं ना कहीं वैश्विक शांति का दौर आए, और शांति के साथ साथ आर्थिक अव्यवस्था भी पूरे देश और दुनिया भर में फैली है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अब दुनिया, अमेरिका, और इन सब पूरे प्रकरण में अमेरिका का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हमेशा आप देखेंगे, इवन भले यूक्रेन और रशिया का युद्ध था लेकिन पीछे से बैक अमेरिका की थी, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का हाथ रहा है। और ये खास तौर पर ट्रंप के 2.0 के बाद से वो हमेशा से नोबेल पीस प्राइज के बात करते रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में उनको तो नोबेल वॉर प्राइज मिलना चाहिए अगर कोई ऐसा प्राइज होता है, क्योंकि उन्होंने सब जगह अव्यवस्था बना के रखी है। और वो और तो और
ताइवान और चाइना को भड़का रहे हैं, साउथ चाइना के इश्यूज को लेकर, नॉर्थ कोरिया को लेकर। तो हर जगह उन्होंने वेनेजुएला, जहां की भी बात करें हम देखेंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करी है और कर रहे हैं। यहां तक कि उनके पड़ोस में मैक्सिको, क्यूबा, उनको लेकर भी अमेरिका ने एक इस तरह की नीति अपनाई है कि एक बहुत एग्रेसिव जो आक्रामक नीति, जिसमें कि वो चाहते हैं कि युद्ध बना रहे या युद्ध की स्थिति बनी रहे। और युद्ध की स्थिति दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। बच्चों के अलावा बड़े, बच्चे, महिलाएं, ये तो कोलैटरल डैमेज का हिस्सा होते हैं। अगर आप देखें कि एक नीदरलैंड जैसी जगह में जो कोई लेना देना नहीं है, वहां पर एक बड़ा अनोखा प्रदर्शन हुआ कि गाजा में मारे गए करीब 21,000 बच्चों के जूते, छोटे छोटे बच्चों के जूते, एक बहुत बड़े ग्राउंड में रखकर एक श्रद्धांजलि टाइप करिए, एक प्रदर्शन कम श्रद्धांजलि उनको लेकर। तो लोग परेशान हैं इस वक्त अमेरिका के रवैये से। और इसमें युद्ध में जो ये फ्रेजाइल डील की बात हो रही है ईरान और अमेरिका को लेकर, क्योंकि इसमें एक फैक्टर इजराइल का रहेगा, क्योंकि इस पूरे डील में 100% जो टिक बॉक्स होते हैं ना, चेक बॉक्सेस नहीं हुए हैं। न्यूक्लियर बात बिल्कुल अभी ढुलमुल रही है। इजराइल का लेबनान के ऊपर हमला, और लेबनान को सपोर्ट है, लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरा सपोर्ट ईरान का है, वो ईरान की प्रॉक्सी है। तो ईरान के ऊपर वो लेबनान का हमला रहेगा। तो वहां पर भी बातचीत आगे बढ़ने के या इस युद्ध विराम या सीज फायर या डील को लेकर जो है एक अनसर्टेनिटी है। साथ में यूरोपियन कंट्रीज भी अनसर्टेन है इस डील को आगे चलने के लिए। लेकिन उम्मीद करेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है। उम्मीद रहेगी कि इस डील का परिणाम अच्छा है, वैश्विक शांति बढ़े, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बने, वर्ल्ड ऑर्डर एक सही दिशा में जाए। जी मोनिका जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उम्मीद तो यही हम सभी को है। प्रोफेसर मनोज, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब 300 अरब डॉलर की जो उम्मीद थी ईरान को, वो उम्मीद तो पूरी तरह धराशायी हो गई, क्योंकि ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। अब क्या लगता है, कल भी हमने इसी बात पर बात की थी कि कितना वक्त लग सकता है ईरान को इन सारी चीज़ों से उभरने में, और अब जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी चली गई, उसके बाद तो कह पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। देखिए मोनिका जी, ये एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन अगर आप देखिए अमेरिका का जो एक हेजमनी था, उसका जो एक वर्चस्व था, वो शायद इस पूरे 108 दिन में हर दिन अपने आप को डिटोरेट किया है। और शायद इसीलिए जैसे जैसे ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है, उसमें अमेरिका एक्सपोज होते जा रहा है। और ईरान, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जितना लंबा समय उसे मिल रहा है, उसमें ईरान एक मजबूती के साथ उभर रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड है, जो आज का जो विश्व है, वो एक डिप्लोमेसी के थ्रू चलता है। और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नेशन। और शायद ईरान ने जिस मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया है, जिस मैच्योरिटी को उसने दिखाया है कि वो बिल्कुल शांत रह के एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में अमेरिका को बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि उसको एक तरीके से एक मैसेज दिया है कि एक छोटा सा देश जिस तरीके से अमेरिका जैसे देश को एक्सपोज किया हर मामले पे, और उसमें उसके लिए पूरे जिम्मेदार ट्रंप है। और शायद इसी से, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए, ये युद्ध में न किसी की हार हुई है न किसी की जीत हुई है। अगर आप इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए तो ये जहाँ से शुरुआत हुआ था आज भी उसी स्टेज पे खड़ा है। तो इससे ये कहना कि हम इसको लेके चले जाएंगे आगे के लिए और ये हमारी विक्ट्री हो गई, तो मैं जो देख रहा हूँ कि जिस तरीके से डिप्लोमेटिक जो विक्ट्री हुई है वो ईरान की विक्ट्री दिख रही है। क्योंकि आज उसके जितने शर्त हैं वो शर्त अमेरिका मानने के लिए तैयार है, तभी शायद ये बातचीत आगे चल रही है। और उसमें आज अभी ये प्रेशर पड़ा है जिसके चलते ट्रंप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो एक डील किया था और उसमें जिस तरीके से उसको पैकेज दिया था उसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज वही चीज इस चीज को कर रहे हैं। तो मुझे इसका जो राजनीतिक जो उनका नुकसान होना है शायद इसीलिए वो अपने आप को फिर से इस चीज से पीछे कर रहे हैं। और एक चीज समझिए, इजरायल के जो रक्षा मंत्री उन्होंने बिल्कुल इस चीज को क्लियर इंडिकेट कर दिया है कि इस समझौते को हम नहीं मानते हैं और हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप समझिए कि इस युद्ध के शुरू होने में अमेरिका और इजरायल दोनों मिलकर आए थे, लेकिन आज इजरायल गायब है इस पूरे प्रक्रिया से। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ईरान
और ईरान इस चीज को बोल रहा है कि जब तक हमारे प्रॉक्सी हो, अपने प्रॉक्सी को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो हिजबुल्लाह की बात कर रहा है, हमास की बात कर रहा है, लेबनान की बात कर रहा है, हुती की बात कर रहा है, और ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि ये उसके लिए फाइट करते हैं, उसके लिए फंडिंग करता है। तो इस स्थिति में अगर आज ये शांति वार्ता अगर इन सारे चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता तो मुझे लगता है कि सफल नहीं होगा। एक और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, न्यूक्लियर जो उसके प्रोडक्शन जो लगभग 440 केजी जो उसने इनरीच किया, क्या वो वापस करेगा? क्या उसके जितने परमाणु जो केंद्र हैं उसका निरीक्षण वहाँ पे उसकी जो गतिविधियां उसको शेयर करेगा? वो ऑलरेडी उसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्ररक्षण में उसको लाने का प्रयास करेगा। ये ऐसे ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर अभी भी हम बोल सकते हैं कि ईरान और IRGC जिस तरीके से मुस्तफा के माध्यम से जो एक कम्युनिकेशन आया है वो कहीं से भी झुकते हुए नहीं आ रहा है, और अमेरिका ये किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। और उसमें अब ये कहना कि हम $300 बिलियन जो देने वाले थे हम उसको नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 19 जून के पहले ये फिर से कहीं विफल ना हो जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि दोनों देशों के बीच तल्खी अब भी बरकरार है और इसलिए क्या अंजाम होगा ये कह पाना बेहद मुश्किल। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।